Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आर्या सोशियो अकेडमी। यह चैनल समाजशास्त्र से संबंधित है और यहाँ हम समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं को नए सोच और नए तरीके से अध्ययन करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। क्वेश्चन 1, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कर सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ हमें मैचिंग करना है। एक तरफ नातेदारी दी हुई है और दूसरी तरफ उसके लक्षण दिए हुए हैं। तो चले देख लेते हैं। नातेदारी में पैतृक वंश, जाति, उपजाति और गोत्र दिए हैं। इनका हमें मैचिंग लगाना है। तो जाति किससे मैच करेगी? जाति एक अंतर्विवाही समूह है, तो बी का हो गया 1। और गोत्र क्या होता है? यह एक बहिर्विवाही समूह है, तो गोत्र बहिर्विवाह डी का हो गया 2। बी का 1 2 जगह है और डी का 2 एक जगह है। तो आंसर तो हमारा मिल गया, इतने पे ही आंसर हो गया हमारा बी। अब देखते हैं ए का 3। ए का 3 पैतृक वंश पुरुष वंश में साझी पीढ़ी, बिल्कुल सही। पैतृक वंश मतलब पिता की सत्ता जहाँ होती है, पुरुष की सत्ता होती है, वो पैतृक वंश कहलाता है। और उपजाति क्या होती है? अंतर्विवाही समूह के सबसे बड़ा खंड। जाति के अंदर उपजातियाँ होती हैं, अर्थात अंतर्विवाही समूह है जाति और उसके अंदर ये एक खंड के रूप में है। तो सी का हो गया 4 और ए का हो गया 3। तो आंसर तो हमारा मिल ही गया, फर्स्ट का हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से किस एक जनजाति में सबसे छोटी पुत्री को धन संपदा का उत्तराधिकार मिलता है? ए टोडा, बी खासी, सी नायर, डी भील। तो यहाँ पूछ रहा है कि जनजाति है और उसमें सबसे छोटी बेटी को उत्तराधिकार मिलता है। तो यह मिलता है आपको खासी जनजाति में। तो 2 का आंसर हो गया हमारा बी। इसमें होता है कनिष्ठ का अधिकार, अर्थात सबसे कनिष्ठ लड़की या कनिष्ठ सबसे छोटी पुत्री को अधिकार मिलता है। यह एक मातृसत्तात्मक जनजाति है, मातृसत्तात्मक जनजाति है। नायर भी मातृसत्तात्मक है, मातृवंशीय है। नायर की बात करें तो यहाँ विजिटिंग हस्बैंड होते हैं, विजिटिंग हस्बैंड आते हैं, अर्थात यह बहुपति विवाह या बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है। नायर में तली बांधने की प्रथा है। नायर जनजाति में संयुक्त परिवार को क्या कहते हैं? तारवाड़, या कहीं कहीं आपको थारवाड़ भी देखने को मिलता है। तो ये क्या है? इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। परिवार के संयुक्त परिवार के नाम के रूप में मैचिंग की तरफ पूछ सकता है। और यही संयुक्त परिवार जब टूटता है, छोटे छोटे इकाई में जब ये टूटता है, तो ये क्या हो जाता है? ताउछी। तारवाड़ ही टूट के ताउछी हो जाती है, जिसे संयुक्त परिवार की इकाई ताउछी कहलाती है। भील की बात करें, गोल गधेड़ू नृत्य भील में पाया जाता है। भील में परीक्षण विवाह पाया जाता है। तो इस तरह से सारी जानकारियाँ इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। 2 का आंसर हमारा हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, मध्य प्रदेश के गोंड द्वारा मामा एवं बुआ की संतानों के बीच विवाह को क्या कहते हैं? ए घी लौटवा, बी शहद लौटवा, सी पानी लौटवा, डी दूध लौटवा। तो घी, शहद और पानी लौटवा विवाह तो हम लोगों ने नहीं सुना है। दूध लौटवा विवाह तो सुना है, जनजातियों में होता है। तो वैसे भी इसका आंसर निकल गया, लेकिन यह गोंड जनजातियों में पाया जाता है, तो निश्चित ही यह दूध लौटवा विवाह होगा। 3 का आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, पारंपरिक हिंदू कानून के अनुसार अपहरण द्वारा विवाह करने को क्या कहा जाता है? ए आर्ष विवाह, बी राक्षस विवाह, सी पैचास विवाह, डी प्रजापत्य विवाह। तो यहाँ हिंदू कानून है और अपहरण द्वारा विवाह है, अर्थात यह अमान्य विवाह में आता है। अमान्य विवाह में कौन से आते हैं? अमान्य विवाह में आता है आपको असुर विवाह, गंधर्व विवाह, पैशाच विवाह, पहले हो जाएगा राक्षस विवाह और फिर होगा पैशाच विवाह।
इसके लिए क्या बताया था मैंने, अ ग र प, अगर आप याद कर लेंगे तो सीक्वेंस हमें आसानी से याद हो जाएगा। अब यहाँ है तो प्रजापत्य विवाह और आर्ष विवाह ये दोनों क्या है, मान्य विवाह में आते हैं। मान्य विवाह आर्ष विवाह क्या होता है, मान्य विवाह है और इसमें कोई ऋषि एक जोड़ी बैल या गाय पिता को देकर कन्या से विवाह करता है तो यह आर्ष विवाह कहलाता है। और राक्षस विवाह कौन सा होता है, यह अमान्य विवाह है और इसमें रोती बिलखती हुई लड़की को, रोती बिलखती लड़की से उसके परिवारजन की हत्या करके, परिवार की हत्या करके या अपहरण करके विवाह करना क्या हो जाता है, राक्षस विवाह कहलाता है। इसे कहीं कहीं राजपूत विवाह भी कहते हैं। पैशाच विवाह, पैशाच विवाह ये हो जाएगा किसी मदहोश लड़की से संबंध बनाने के बाद विवाह करना पैशाच विवाह कहलाता है, के बाद विवाह करना। और प्रजापत्य विवाह क्या कहलाता है, अब योग्य वर को ढूंढकर सुसज्जित, अपनी कन्या को वस्त्र आभूषण से सुसज्जित कर कन्या दान करना, यह प्रजापत्य विवाह कहलाता है, जो आजकल हमारे प्रचलन में देखने को मिलता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अपहरण। अपहरण कहाँ हो रहा है, अमान्य विवाह में हो रहा है, वो भी राक्षस विवाह में। तो 4 का आंसर हो गया हमारा यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, जिसमें मुसलमानों में एक पत्नी विवाह से मुक्त हो सकती है यदि वह पति को क्षतिपूर्ति दे। इसमें पति की सम्मति होनी आवश्यक है। तलाक के उस प्रकार को क्या कहते हैं। मुसलमानों में विवाह विच्छेद को क्या कहते हैं, तलाक कहते हैं। और यह तलाक बहुत तरह के होते हैं। तो तलाक है तो ये तो ऑप्शन पहले ही निकल गया। अब ये तीनों क्या हैं, तलाक के प्रकार हैं। तलाक के महत्वपूर्ण प्रकारों को देख लेते हैं हम लोग, फिर उसमें से आंसर खुद ही निकल जाएगा। तलाक ए हसन, तलाक ए हसन क्या होता है, अर्थात 3 तुहर पर, 3 तुहर अर्थात मासिक पर 3 बार तलाक बोलना, 3 बार तलाक बोलना। तलाक ए अहसन अर्थात 1 तुहर पर 3 बार तलाक बोलना। तलाक ए विद्दत, तलाक ए विद्दत 1 तुहर पर 3 दिन में 3 बार तलाक बोलना। और होता है तलाक ए इला अर्थात ईश्वर की कसम खाकर तलाक लेना, कसम खाकर तलाक लेना। दूसरा होता है तलाक ए जीहर। तलाक ए जीहर में पत्नी की तुलना निषेधात्मक संबंधों से की जाती है, वैसी स्थिति में तलाक हो जाता है। निषेधात्मक संबंधों से करना। फिर हो जाता है आपको तलाक ए लिशान। तलाक ए लिशान ये हो जाता है, इसमें व्यभिचार का आरोप लगाकर तलाक लेना, व्यभिचार का आरोप लगाकर तलाक लेना। फिर हो जाता है आपको तलाक ए खुला। इसमें होता है पत्नी तलाक की डिमांड करती है, मांग करती है, पत्नी तलाक की मांग करती है मगर वह मेहर वापस नहीं लेती है, मेहर वापस नहीं लेने के शर्त पर तलाक लेती है, नहीं लेने की शर्त पर तलाक लेती है। फिर होता है आपको तलाक ए तफवीज।
तलाक़ तफवीज़ में पत्नी द्वारा तलाक़ की मांग की जाती है। तो यहाँ तलाक़ के इतने सारे प्रकार हैं, इसे नोट कर लीजिएगा, ये आपके बहुत ही काम आएंगे। एक नोट्स की तरह भी तैयार हो जाएगा कितने प्रकार के तलाक़ हैं, और इतने शॉर्ट्स में मैंने आपको बताया है जो आपके याद करने में भी आसान होंगे। तो अब क्वेश्चन को देख लेते हैं कि एक पत्नी विवाह से मुक्त होना चाहती है अर्थात, लेकिन वो पति को क्षतिपूर्ति दे, अर्थात यहाँ क्या है, मेहर की मांग नहीं की जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ क्या है, मेहर की मांग वापस नहीं की जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारे तलाक़ खुला में। 5 का आंसर हो गया सी। तलाक़ जीहर क्या है, जिसकी तुलना की जाती है, जीहर। और तफवीज़ में पत्नी सिर्फ तलाक़ की मांग करती है, क्षतिपूर्ति की कोई बात नहीं होती। तो 5 का आंसर हमारा हो गया सी। इस तरह से पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चंस आप इजीली हल कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, जब समुदाय में 2 या अधिक सगोत्री अवयव हो तो उन्हें क्या कहा जाता है? ए द्विदल, बी भातृदल, सी गोत्र, डी द्वैध संगठन। तो क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अधिक सगोत्री अर्थात बहुत सारे गोत्र, कई गोत्र मिलकर जिस समूह का निर्माण करते हैं उसे कहा जाता है भ्रातृदल। भ्रातृदल कहा जाता है या अर्धांश कहा जाता है, अर्धांश। ठीक है, तो ये आंसर तो हमारा मिल गया यहाँ बी। लेकिन ये अर्धांश क्या होता है, यह एक बहिर्विवाही समूह होता है, बहिर्विवाही समूह होता है। और फिर जब यह 2 भागों में बंटता है, 2 भागों में बंटता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे द्विदल संगठन या द्वैध संगठन कहते हैं। द्वैध संगठन या द्विदल संगठन भी कहते हैं। और प्रत्येक भाग को अर्थात ये एक समूह है, और जब यह 2 भागों में बंट जाता है तो इस प्रत्येक समूह को क्या कहते हैं, मोइटी कहते हैं। मोइटी, जिसको हिंदी में गोत्रार्ध या अर्धांश। तो मोइटी, इससे क्वेश्चन बना हुआ है कि मोइटी किसको कहते हैं या किस जनजाति में मोइटी जैसी रचना पाई जाती है। जैसे हम बताते हैं आपको तेविलियोत और तार्थारोल, यह किस जनजाति में पाई जाती है, यह टोडा जनजाति में पाई जाती है। टोडा जनजाति में इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में पिछली बार को पूछा हुआ है। तो ये तोलविलियोत और तार्थोरोल ये क्या है, यह एक मोइटी है, अर्धांश है। और ये सभी मिल के क्या बनाएंगे, आपको भ्रातृदल बनाएंगे। और इनके अलग होने की जो प्रक्रिया है वो द्वैध संगठन कहलाती है। अर्थात जब कई गोत्र मिलकर जब एक बड़ा समूह बनाएंगे तो वो हो जाएंगे आपको भ्रातृदल। और जब यह समूह जब 2 भागों में टूटता है तो इस प्रक्रिया को द्वैध संगठन कहेंगे। और प्रत्येक ये जो समूह है, जो 2 टुकड़ों में बटे हुए आधे आधे अंश हैं, वो क्या हो जाएंगे, अर्धांश या मोइटी, इंग्लिश में कहते हैं मोइटी। ये याद रखने वाली चीज़ है, भ्रातृदल, द्वैधांश और अर्धांश, ये 3 शब्द हैं इसमें। और ये किस किस जनजातियों में पाया जाता है, एक तो टोडा में पाया जाता है, दूसरा कुकी में, और गारो और बोंदो जनजाति में यह पाया जाता है। तो नोट कर लीजिएगा। इस तरह की जानकारियों के लिए मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, लाइक और अपने पॉजिटिव कमेंट्स देना बिल्कुल ना भूलें। तो 6 का आंसर हमारा हो जाता है यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 कुछ संबंध दिए गए हैं, संबंधों के तरीके, और उनको किसने बताया है यह हमें
बताना है। तो टोटमवाद को कौन बताता है? दुर्खिम बताते हैं। डी का 3 दो जगह हो गया, अर्थात सी नहीं होगा हमारा, बी नहीं होगा, ये दोनों नहीं होंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, बी का 4 यहाँ दिया ही हुआ है, दोनों में कॉमन है। वर्जना ये कौन करते हैं? टैबू की बात कौन करेंगे? फ्रेजर करेंगे, तो ये हो गया बी। वर्गात्मक पदावली सी का 1, वर्णात्मक और वर्गात्मक दो तरह की नातेदारी संबोधन या शब्दावली की बात कौन करते हैं? मार्गन महोदय करते हैं। तो सी का 1 किस में हो गया? ये हो गया 1 में। आंसर तो हमारा मिल गया। और परिहास संबंध यहाँ एफ जे फेडर दिया हुआ है, तो मैचिंग के अकॉर्डिंग हमारा आंसर यहाँ हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, सूची का मिलान करना है। यहाँ भी कुछ अवधारणाएं दी हुई हैं और उनसे संबंधित आवास के नियम दिए हुए हैं। तो यहाँ देख लेते हैं। नौ स्थानिक, नौ मतलब होता है नया, नया जगह पे रहने वाले। विवाहित युगल पत्नी के माँ के घर रहते हैं, माँ हो जाएंगी तो मातृस्थानी, तो हो गया सी। विवाहित युगल पति या पत्नी जन्म के में रहने परिवार की अनुमति से रहते हैं, पति या पत्नी के जन्म के परिवार में किसी भी स्थान में रह सकते हैं, तो कहते हैं द्वितीय स्थानी। युगल अपने अपने परिवार के बाहर कहीं भी रह सकते हैं, अर्थात अपने परिवारों में नहीं, कहीं बाहर रहते हैं, तो हो गए 9 स्थानीय। पिता के घर में रहने वाले विवाहित युगल कहाँ होंगे? पितृ स्थानीय। तो आंसर ढूंढ लेना है हमें। ए का 3 दो जगह है, और बी का 2 आंसर तो हमारा यही मिल गया। आंसर हो गया बी। सी का 1 एंड डी का 4, तो 8 का आंसर हमारा हो गया बी। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन और उसके टर्म्स दिए हुए हैं। 8 का आंसर हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ हमें मैचिंग करना है। एक तरफ शयनागार और दूसरी तरफ जनजाति दी हुई है। यहाँ शयनागार है, इसे हम युवा गृह भी कहते हैं, जनजातियों के युवा गृह होते हैं, वो हमें मैचिंग करना है। रंग बंग यह होता है आपको भोटिया में। ए का 4 आंसर तो हमारा पहले ही मिल गया 1 से ही, तो आंसर तो हो गया ए। बी का 3 घोटुल मुरिया। यो आओ नागा और गिटियारो मुंडा जनजाति में पाई जाती है। तो इस तरह से हमारा आंसर 9 का हो जाता है यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, ऐसी व्यवस्था जिसमें माँ के भाई को नातेदारी में प्रमुख स्थान दिया जाता है क्या कहलाता है? तो माँ के भाई अर्थात मामा को प्रमुख स्थान मिलता है, तो वो होता है मातुले। 10 का आंसर हो गया सी। कुवैत प्रथा टायलर ने बताई है, इसे हम सहकष्ठी प्रथा भी कहते हैं। इसमें पति अपनी पत्नी अर्थात जो पेट से होती है उसकी तरह ही हाव भाव, उसी की तरह ही निषेधों का पालन करता है। इस प्रथा को सहकष्ठी प्रथा कहते हैं। टायलर महोदय की बात करें तो इन्होंने की बुक है बहुत ही द प्रिमिटिव कल्चर। इन्होंने ही संस्कृति की सबसे अच्छी परिभाषा टायलर की मानी जाती है। संस्कृति की सबसे अच्छी परिभाषा टायलर की मानी जाती है। टायलर की बात करें तो इन्होंने जीववाद, धर्म की उत्पत्ति में जीववाद और आत्मावाद की अवधारणा दी है। पितृस्व, इसमें बुआ को प्रमुख स्थान मिलता है, बुआ का प्रमुख स्थान होता है। अनुशंसित संबोधन अर्थात इसे कहते हैं माध्यमिक संबोधन। माध्यमिक संबोधन अर्थात जब किसी को उसके नाम से न बुलाया जाता हो, किसी के बीच में रख कर उसके थ्रू आवाज़ जब हम उसे बुलाते हैं तो ये माध्यमिक संबोधन कहलाता है। जैसे आपने वो गाना सुना होगा, ही हंस देले रिंकिया के पापा। तो रिंकिया क्या है, वो अपने पति को संबोधित करना चाहती है, लेकिन पति को वहाँ पति न कहकर, पति का नाम न लेकर कहती है, अपने बच्चे को बीच में लाती है और रिंकी के पापा अर्थात जो उसकी बेटी है उसके माध्यम से अपने पति को संबोधित करती है। तो यही माध्यमिक संबोधन कहलाता है।
इसको बताया था आपको मार्गन महोदय ने। तो 10 का आंसर हमारा हो गया यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, हिंदू परंपरागत विश्वास के अनुसार विवाह एक समझौता है, एक बंधन है, संस्कार है, औपचारिकता है। तो विवाह क्या है? एक हमारा संस्कार है। विवाह को संस्कार किसने माना है? के.एम. कपाड़िया ने। इन्होंने कहा कि हिंदू विवाह एक संस्कार है। क्यों संस्कार है? क्योंकि इसमें DPR, इसके जो उद्देश्य हैं हिंदू विवाह के, उसमें पहले धर्म आता है, फिर प्रजा आती है, फिर रति आता है। तो धर्म, प्रजा, रति यह किस में है? हिंदू विवाह का उद्देश्य है। और मुस्लिम विवाह एक समझौता है, क्योंकि इसमें शुरू से ही विवाह का तलाक का प्रावधान था। तलाक का प्रावधान है। हमारे यहाँ कानून बनने के बाद से विवाह विच्छेद की बात आई। पहले विवाह विच्छेद की उसके कोई नियम नहीं थे, कोई ऐसी बात नहीं थी। इसलिए हिंदू विवाह को एक संस्कार के रूप में माना जाता है। तो 11 का आंसर हो गया हमारा यहाँ सी। आई थिंक आज का जो MCQ है वो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।